संवाददाता की भूख हड़ताल शुरू। किसानों ने कहा कि पीएम सुनो हमारी बात, रद्द हो कानून। बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात, समर्थन में केजरीवाल। फिरोजाबाद और अंबेडकर नगर में सरकार के खिलाफ सपा का हल्ला बोल। किसान बिल के विरोध में खोला मोर्चा, 70 कार्यकर्ता गिरफ्तार। लखनऊ में कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, डीएम कार्यालय तक मार्च निकालने की तैयारी में किसान, चिन्हट पुलिस ने रोका। लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आज, सीएम योगी करेंगे शिरकत। अटल की प्रतिमा का अनावरण। प्रतापगढ़ हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। हादसे में सिपाही समेत 5 लोगों की हुई थी मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है। जिला मुख्यालय पर धरना देने जाने से रोका गया है और मुख्यालय के दोनों गेटों को बंद कर दिया गया है। लगभग 70 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार कृषि कानून के विरोध में विपक्षी पार्टियों की तरफ से किसानों को समर्थन किया जा रहा है। केजरीवाल ने भी समर्थन किया है। साथ ही साथ यूपी में तमाम किसान संगठन के नेताओं को सपा की तरफ से समर्थन दिया गया है और सपा के तमाम कर्ता आज किसानों के साथ में सड़कों पर हैं। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जा रहा है कृषि बिल के विरोध में। और फिरोजाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस टीम को रोका है और जिला मुख्यालय पर धरना देने जाने से रोका है। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। सौरभ, सपा के तमाम कार्यकर्ताओं को जो किसान का समर्थन कर रहे थे उन्हें आज पुलिस ने रोका है विरोध प्रदर्शन करने से। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सुबह ही सपा के कार्यकर्ता धरना देने के लिए जिला मुख्यालय जैसे ही पहुंचे, वहां पुलिस बल मौजूद हो गया तो वो सपा के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें थाने में बिठा लिया गया। अभी आपको बता दें और जो बाकी जो तहसील है उन तहसीलों में भी कार्यकर्ताओं को बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया है। कुछ के घरों पर पुलिस का पहरा है, किसी को भी मतलब बाहर निकलने की इजाजत नहीं है और जो भी कार्यकर्ता अगर बाहर सड़कों पर घूम रहा है उसे पुलिस ने हिरासत कर लिया है। जी सौरभ, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है शहर की, किस तरह से पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है, किस तरह से रणनीति बनाई गई पुलिस की तरफ से? क्योंकि आज तमाम जो किसान संगठन के नेता हैं और जो किसान हैं वो हर जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल पर भी रहेंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देर रात से आईजी ने भी यहाँ मॉनिटरिंग की थी, पूरे जिले में फोर्स तैनात था, फ्लैग मार्च निकाला। उसके बाद से सुबह पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था है, कहीं भी किसी तरह की कोई भीड़ इकट्ठी ना होने पाए। वही सपा के कार्यकर्ताओं पर नजर रखी जा रही है, कोई घर से ना निकल पाए और जो आज कार्यकर्ता सुबह घर से निकले थे उनको पुलिस ने उन्हें हिरासत लेकर थाने में भेज दिया गया है। जी सौरभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह किसान आज अनशन पर बैठेंगे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनका साथ देने की बात कही है और वो भी उपवास पर रहेंगे। वहीं यूपी में सपा और रालोद ने भी किसानों का समर्थन किया है। हम आपको यूपी की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लखनऊ, फिरोजाबाद, आगरा, गाजियाबाद और अंबेडकर नगर की हैं, जहां पर तमाम किसान और किसान संगठन के नेता आज सड़कों पर कृषि बिल के विरोध में उतरे हैं और हर जिला मुख्यालय का घेराव किया जा रहा है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं 5 शहरों की, जहां पर सपा के तमाम कार्यकर्ता भी जो किसानों के साथ में हैं, कृषि बिल के विरोध में हैं, वो भी आज सड़कों पर किसानों के साथ में उतरे हुए हैं और उनकी तरफ से भी इस बिल के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और अंबेडकर नगर में किसानों की तरफ से हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया है। भूख हड़ताल पर आज तमाम
किसान संगठन और किसान संगठन के नेता रहेंगे। 42 ऐसे किसान संगठन हैं जो आज कृषि बिल के विरोध में पूरे देश भर में भूख हड़ताल करेंगे। हर जिला मुख्यालय का घेराव किया जाएगा और कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग की जाएगी। पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। रात से ही तमाम पुलिस के अधिकारी सड़कों पर हैं और किस तरह से किसानों को समझाना है, किस तरह से उनसे पेश आना है, इसको लेकर भी पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगरा से बड़ी खबर है। आज किसानों का जिला मुख्यालय पर आगरा में प्रदर्शन है और जिला मुख्यालय घेरने के ऐलान पर पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने कई किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया है। किसान नेता श्याम सिंह चाहर को भी हिरासत में लिया गया है। भाकियू कार्यकर्ता सोमवीर यादव नजरबंद किए गए हैं। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। जैसा कि बात कर रहे थे कि आज अलग अलग जिला मुख्यालयों पर तमाम किसान संगठन के नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे कृषि बिल के विरोध में। आगरा में भी पुलिस पहले से ही तैयार थी और कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। आगरा से हमारे संवाददाता नागिन त्यागी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ में। नागिन, फिलहाल आगरा में जो विरोध प्रदर्शन चला है पूरे देश भर में कृषि बिल के खिलाफ किसानों का, आगरा में क्या कुछ स्थिति है, किस तरह से पुलिस ने रणनीति बनाई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चल रहा है कृषि बिल के खिलाफ, जो किसान है वो संगठित होकर कहीं दिल्ली बॉर्डर पर या फिर आज जिला मुख्यालय पर बैठने वाले थे भूख हड़ताल पे, लेकिन इसको देखते हुए जो किसान नेता थे उनको नजरबंद कर दिया गया है। रात को ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और जो भी किसान नेता श्याम सिंह चाहर हो चाहे सोमवीर यादव हो, उनको नजरबंद कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी आज प्रदर्शन था, तो समाजवादी पार्टी के जो भी जिलाध्यक्ष थे और जो शहर अध्यक्ष थे उनको भी नजरबंद कर दिया गया है। जी नागिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यकर्ता और तमाम किसान संगठन के नेताओं को कल आगरा पुलिस ने नजरबंद कर दिया है ताकि कल कोई स्थिति खराब ना होने पाए। वहीं सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने धान क्रय केंद्र का दौरा किया। विधायक रामपुर मथुरा के धान क्रय केंद्र पर पहुंचे और जहां किसानों के धान की तौल न होने को विधायक का गुस्सा आ गया और उन्होंने केंद्र प्रभारी को फोन पर जमकर फटकार लगाई और सुधार न होने पर केंद्र पर दरी बिछाकर बैठने की धमकी भी दे डाली है। वहीं किसानों के धान तौल की समस्या पर उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने फोन पर बात करते समय कई बार अपशब्दों का भी प्रयोग किया। बीजेपी विधायक धान क्रय केंद्र पर पहुंचे थे जहां पर किसानों के धान का तौल नहीं हो रहा था, जिसके बाद विधायक का गुस्सा फूट गया और केंद्र प्रभारी को जमकर उन्होंने फटकार लगाई। और सीतापुर से हमारे संवाददाता समी अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समी, सीतापुर में बीजेपी विधायक धान क्रय केंद्र का दौरा करने पहुंचे थे, क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई थी धान क्रय केंद्र पर और क्यों विधायक को गुस्सा आया? जी बिल्कुल धीरज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है बीजेपी के जो चौथा से विधायक हैं ज्ञान तिवारी, उनके द्वारा जो है रामपुर मथुरा धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। लगातार जो है कई दिनों से जो किसानों की जो शिकायतें हैं वो आ रही थी कि करीब 3-4 दिनों से जो है किसानों की जो धान की ट्रालियां हैं वो तौली नहीं जा रही थी। अगर तौली भी जा रही थी तो उनमें कोई न कोई कमी बता दी जाती थी केंद्र प्रभारी के द्वारा, जिसके चलते जो है किसानों को काफी दिक्कतें आ रही थी। इसी को लेकर जो है सेवता से जो विधायक हैं ज्ञान तिवारी वो रामपुर मथुरा क्रय केंद्र धान क्रय केंद्र पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है जो केंद्र प्रभारी है उनसे बात करनी चाहिए, तो केंद्र प्रभारी जो है धान क्रय केंद्र पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने फोन से बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने जो है जमकर उनको फटकार लगाई है और तत्काल जो है किसानों का धान तोलने के लिए निर्देशित किया है। जी दिल जी समी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी,
इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देखिए बाद स्वागत है आपका। जनपद बलरामपुर के थाना हरैया क्षेत्र के ग्राम कटकुइया के पास शिवपुरा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर संयोजक कृष्ण प्रताप शुक्ला के घर पर जानलेवा हमला किया गया है। हमला उस समय हुआ जब शिवपुरा की ओर जा रहे थे। कृष्ण प्रताप को घायल अवस्था में शिवपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया है। कृष्ण प्रताप शुक्ला का कहना है कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर गोली चलाई जो उनके दाहिने हाथ में लगी। हमले के बाद किसी तरह भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई तथा शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पर पहुंचे, जिसके बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए हमलावर वहां से फरार हो गए। हालांकि उन्होंने क्षेत्र के ही 2 लोगों का नाम बताया है। पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है और घटना की सूचना मिलते ही विधायक तुलसीराम कैलाश नाथ शुक्ला भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। घायल भाजपा नेता फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। श्री शुक्ला का यह भी कहना है कि उनकी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। कुछ दिन पहले उन्होंने अवैध खनन को लेकर शिकायत की थी और उसी को लेकर यह हमला किया जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरसैया से लगभग 150 मीटर दक्षिण जाने पे बरसैया शिक्षा संपर्क मार्ग है। अचानक हम दक्षिण से आए बाइक सवार अजीत पांडे और राजेश यादव का लड़का मान प्रधान का, और वो हमको ये गोली हमारे दाहिने हाथ पे मतलब साइड में गाड़ी खड़ी करके मारे। उसके बाद उन्होंने गाली देना चालू किया और फिर उसको लोड करने लगे असलहे को। फिर हम उतर के भागे, हमको खेदे कुछ दूर, हम मतलब भागते गए। उन्होंने फायरिंग किया, थोड़ी दूरी बनी रही, हमको लगा नहीं। उसके बाद जब आगे बढ़े हम तो विजय और ये एक लड़का नीरज तिवारी ये दक्षिण से ही आ रहे थे। इन लोगों ने जो है हमारा साथ दिया, हमको किसी तरीके से बचाया। साय लगभग 6:30 बजे कृष्ण प्रकाश शुक्ला सनोफ स्वर्गीय दीनानाथ शुक्ला थाने पर आए
और बताया कि मेरे कंधे पर गोली लगी है, जिस पर इनको मेडिकल चेकअप हेतु अस्पताल रवाना किया गया। इनके द्वारा बताए गए व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा और बलरामपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश्वर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश्वर, एक हमला हुआ है बीजेपी नेता के ऊपर, किस वजह से हमला किया गया? अभी तक जो पुलिस की तरफ से छानबीन की गई उसमें क्या कुछ निकल कर आया, किस बात पे हमला किया गया और किन लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया है? जी, हम आपको बता दें कि ये घटना कल शाम 6:30-7 बजे के बीच की है, जब ये शुक्ला कृष्ण प्रताप शुक्ला अपने घर की ओर जा रहे थे शिवपुरा से, और उसी दौरान इनके गांव कटकोइया के कुछ पहले ही कुछ लोगों ने इनको घेर करके मारने का प्रयास किया और इनके दाहिने हाथ में गोली लगी। ये भागकर किसी तरह अपनी जान बचाए, तब तक आसपास के लोग दौड़कर भी वहां आ गए, जिससे जो हमलावर थे वो फरार हो गए। इनका कहना है कि इन्होंने कुछ लोगों को पहचाना है, जिनमें एक अजीत पांडे नाम के व्यक्ति हैं जिनको नामजद किया गया है, और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नामजद व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे या जो भी प्रकरण सही होगा उस हिसाब पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी बीच कैलाशनाथ शुक्ला जो तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, वो भी अस्पताल जाकर हालचाल लिए थे और दवा सही ढंग से कराए जाने का निर्देश दिया था। क्योंकि गोली का मामला था, इसलिए वहां से शिवपुरा स्वास्थ्य केंद्र से इनको जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है और यहाँ हालत फिलहाल सामान्य बनी हुई है। लेकिन अभी पुलिस की ओर से एक व्यक्ति को ही गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी और है जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। जी अखिलेश्वर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, हरदोई में चीनी मिलों ने गन्ने की पेराई और शक्कर का उत्पादन करीब 1.5 महीने पहले शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक किसानों ने मिलों को सप्लाई किए गए लाखों कुंटल गन्ने के बदले एक भी पैसा नहीं मिल सका है। वहीं प्रदेश सरकार अभी तक गन्ने के मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाई है, जिससे किसानों को यह नहीं मालूम है कि वो मिलों को अपना गन्ना कितने रुपए प्रति कुंटल के भाव से सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा क्षेत्र के हजारों किसानों ने मिलों को गन्ना सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। और हरदोई शहर की पिहानी चुंगी पर यातायात कर्मी का कार सवार लोगों से विवाद हो गया। कर्मी का आरोप है कि कार सवार लोगों ने उससे मारपीट की है और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और पिहानी चुंगी पर रोजाना की तरह यातायात कर्मी चेकिंग कर रहे थे। उसी समय बेहटा गोकुल क्षेत्र के सैदपुर निवासी कुछ लोग एक कार से आए और कर्मी का कहना है कि उन लोगों ने कार को नो एंट्री में खड़ा कर दिया, जिससे उसने हटाने के लिए कहा तो कार सवार लोग उससे अभद्रता करने लगे। 2 महिलाएं कार से उतरी और मारपीट करना शुरू कर दिया। जमकर पिटाई की, मारपीट का यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार उन लोगों ने अपना नाम कुलदीप और विजय शंकर बताया है। दोनों को कोतवाली देहात पुलिस लेकर गई है। वहीं दूसरी तरफ कार सवार लोगों का कहना है कि वो लोग हरदोई आ रहे थे। चुंगी पर कर्मी ने उनकी कार रोकी और फोटो लेने लगे। उसी बीच एक पुलिसकर्मी ने कार की चाबी निकाल ली, जिससे उन लोगों ने विरोध कर कार्रवाई के लिए कहा तो यातायात कर्मी ने भी हाथ उठा दिया। कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का है और वहीं की पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज थाना कोतवाली देहात की पिहानी चुंगी पर ट्रैफिक कांस्टेबल ओमकार की ड्यूटी यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगाई गई थी। तभी एक कार वहां आकर रुकती है, जिसके कारण वहां जाम उत्पन्न होता है। ऐसे में ट्रैफिक कांस्टेबल द्वारा उस कार को हटाए जाने के लिए निर्देशित किया जाता है। फिर भी उस कार को न हटाकर उस ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ उन व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत करके 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैनपुरी से बड़ी खबर है, किसानों के आंदोलन के चलते मैनपुरी में धारा 144 लागू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी पुलिस तैनात है। सपा बसपा कांग्रेस के पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया गया है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों को भी नजरबंद कर दिया गया है। तो मैनपुरी में किसानों के आंदोलन के चलते पूरे जिले भर में धारा 144 लागू कर दी गई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी
पुलिस बल तैनात किया गया है। जहां से किसान जिला मुख्यालय पर कूच करने वाले थे, आज भूख हड़ताल है पूरे देश भर में किसानों की तरफ से। और सपा, बसपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर आज उतर रहे हैं, जिसको देखते हुए मैनपुरी में तमाम सपा, बसपा और कांग्रेस के पदाधिकारी और किसान यूनियन के पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया गया है। तो मैनपुरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ ही साथ किसान यूनियन के तमाम नेता। संवाददाता नफीस अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नफीस, पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए। जी, आपको बता दें पूरे जनपद के मैनपुरी के अंदर जो है धारा 144 लगा दी गई है और सपा, बसपा और कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी और किसान यूनियन के नेता थे सभी को नजरबंद कर लिया गया है। जिस ब्लॉक क्षेत्र के लोग हैं उन्हें उसी थाना क्षेत्र में नजरबंद कर रखा है और फिलहाल जो है पूरी जनपद के अंदर जो है पुलिस फोर्स जो है हर चप्पे चप्पे पर लगा है। फिलहाल शहर की स्थिति क्या कुछ है? अभी तक किसानों की तरफ से जो प्रदर्शन का आह्वान किया गया था उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, कुछ प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं? जी, अभी तक तो कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि जितने भी जो किसान नेता थे उनको सबको नजरबंद कर रखा है, इसलिए जो है अभी तक कोई भी ऐसा सामने नहीं आ पा रहे हैं। जी नफीस, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वर्तमान के हापुड़ में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो घर पर ही नकली करेंसी तैयार कर शाम को समय भोले भाले लोग जो ठेली पटरी का काम करते थे खरीदारी करते हुए दे देते थे और पुलिस ने इनके पास से करीब 1,71,100 रुपए की नकली करेंसी एवं करेंसी तैयार करने के वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जौदौन के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर थाना सिंभावली पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चेकिंग में जुटी थी। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अशोक एवं प्रशांत नामक युवक को गिरफ्तार करते हुए उनके द्वारा नकली करेंसी तैयार करने में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर एवं कागज के सी स्केल इंक आदि बरामद किए हैं और 1,71,100 रुपए की नकदी, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी छोटे छोटे भोले भाले लोगों को नोट खुद तैयार कर खरीदारी करते थे और तथा गिरफ्तार आरोपियों में अशोक अभी मात्र 20 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। तभी इन दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी और ये लोग पहले से ही जेल में किसी केस में अंदर बंद थे। और लखनऊ से बड़ी खबर है, किसान आंदोलन के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मड़ियाओं के छठा मिल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। बैरिकेडिंग कर चिन्हित रास्तों को पुलिस ने बंद कर दिया है और वहां पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। तो आज जिस तरह से किसानों ने आंदोलन का आह्वान किया है, भूख हड़ताल का आह्वान किया, उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अभी सुबह ही तमाम किसान संगठन के नेताओं की तरफ से लखनऊ में विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, उसको देखते हुए अब तमाम चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है और जिन इलाकों में पुलिस को लगता है कि यहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं किसान, वहां पर पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। तो बैरिकेडिंग कर चिन्हित रास्तों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और किसान प्रदर्शन के चलते यह कदम उठाया गया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मड़ियाओं के छठा मिल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। खासकर ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है और बैरिकेडिंग कर चिन्हित रास्तों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं।
तो किसानों के प्रदर्शन के चलते लखनऊ में भी पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। हर चौक चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जहां पर किसानों की गतिविधि ज्यादा हो सकती है, उन इलाकों को चिन्हित कर बैरिकेडिंग लगाई गई है पुलिस की तरफ से वहां पर, और पुलिस फोर्स भी भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मड़ियाओं के छठा मिल को छावनी में तब्दील कर दिया गया किसानों के प्रदर्शन के चलते, और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई प्रदर्शन ना होने पाए। तो आज पूरे देश भर में किसान संगठन में आप, सपा, कांग्रेस और बीएसपी भी है। तमाम सड़कों पर उतरे हैं और नेताओं को नजरबंद किया गया है। और सीधे लेके चलते हैं आपका लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। के अछूर अंधेरे को रोशनी में बदल सके, ऐसे किसी चिराग का सपना। उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने उसी सपने को मूर्तमान करने का संकल्प लिया और मानव सभ्यता के इतिहास में कीर्ति स्तंभ की तरह साकार होने लगा है। राजधानी की परिधि पर स्थित आज हमारा यह विश्वविद्यालय हमारी यूनिवर्सिटी एशिया फेम यूनिवर्सिटी है। योगी जी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो हमारे 43 लाख के आसपास दिव्यांगजन हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का, उनकी जिंदगी को बदलने का और उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार का है, उसके लिए हम लोग रात दिन प्रयास कर रहे हैं। आज के दिन से मात्र एक दशक पहले विशेष शिक्षा संकाय के कुछ पाठ्यक्रमों से शुरू होकर वर्तमान में यहाँ 29 विभाग संचालित हो रहे हैं। विशेष शिक्षा संकाय, यह संकाय ऐसे छात्रों को दक्ष करता है जो सुदूर अंचलों में जाकर किसी भी तरह की दिव्यांगता और उसके अवरोधों को आसानी से मिटाते हुए दिव्यांगजनों के ज्ञान पथ को सुगम बना सके। वाणिज्य, कला एवं संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा विधि संकायों के अनेक पाठ्यक्रमों में ज्ञान एवं विज्ञान की नित्य नई खोजों से समृद्ध शिक्षक गण कक्षाओं में संगीत भाषाविद सहयोगियों का सहारा लेते हुए मूक बधिर बच्चों से संवाद करते हैं। सृष्टि की समानांतर दुनिया का श्रृंगार रचता दिव्यांगजन के पुनर्वास सशक्तिकरण एवं उनको सभ्यता की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्थापित डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ समूचे विश्व में अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराता एशिया का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां दिव्यांगजन एवं सामान्य छात्र छात्राओं की एक साथ पठन पाठन की व्यवस्था और समावेशी शिक्षा दी जा रही है। केंद्रीय पुस्तकालय पत्थर युग की आदिम अवस्था से आज तक मनुष्य की विजय पताकाएं ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर जाकर फहराने लगी हैं। तब से अब तक की इस विराट यात्रा में हजारों बार गिरने, उठने और निरंतर आगे बढ़ते चले जाने की मनुष्य की अदम्य जिजीविषा के एक एक पद चिन्ह यहाँ किताबों में लिपिबद्ध हैं। धरती के गर्भ में दबी कुचली अतीत की स्मृतियां समावेशी शिक्षा की परिकल्पना को मूर्तमान कर रहा है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के बाधा रहित सुगम्य परिसर। यह हमारे विश्वविद्यालय की विनम्र तस्वीर। विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन नए शीर्ष को छूता जा रहा है। आज विश्वविद्यालय परिसर में डाकघर का शुभारंभ अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य का सूचक है। आज हम सभी इसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि यह सत्य है कि
जो अपने कदमों की शक्ति पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। मैं माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल महोदया तथा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ महोदय तथा मंचस्थ सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे विश्वविद्यालय परिसर में डाकघर का शुभारंभ करने की कृपा करें। वही जो मीटिंग होनी है उसकी सबको करना, सबको बताना, सब तैयारी के साथ आएंगे। धन्यवाद श्रीमन। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय का 11 वर्षों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता डाक टिकट हमारे विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में गिना जाएगा। मैं श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल लखनऊ, श्री विवेक कुमार दक्ष, पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र लखनऊ, श्री शाहनवाज अख्तर, निर्देशक डाक सेवाएं उत्तर प्रदेश परिमंडल लखनऊ, श्री आलोक ओझा, प्रवर अधीक्षक डाकघर लखनऊ मंडल लखनऊ से सविनय निवेदन है कि वे मंच पर आकर डाक टिकट का शुभारंभ कराने की कृपा करें। मैं माननीय श्री राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा मंचासीन गणमान्य अतिथियों से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे विश्वविद्यालय पर चित्रित डाक टिकट जारी करने की कृपा करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टिकट में विश्वविद्यालय के भवन के मध्य भाग के पीछे से आती सुबह की रोशनी आशा, विश्वास, उत्साह और ऊर्जा का संचार करती है। वहीं इस डाक टिकट में दृष्टिबाधित और शारीरिक दिव्यांगता युक्त विद्यार्थी की उसी कड़ी में साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते गैर दिव्यांग विद्यार्थियों को दर्शाया गया है, जो एक दूसरे का संबल बनकर अपने उज्जवल भविष्य का पथ प्रशस्त करते हुए राष्ट्र के चहुमुखी विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। धन्यवाद गवर्नर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, एक महान कवि, राजनेता, आकर्षण व्यक्तित्व, कुशल वक्ता, इंसानियत की प्रतिमूर्ति स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को सर्वप्रथम मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से शत शत नमन करती हूँ। ऐसे महान व्यक्ति की प्रतिमा का विश्वविद्यालय परिसर में अनावरण मात्र ही एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देती है और रोम रोम कह उठता है, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, पूछ से क्यों डरूं। ऐसे महान कर्मयोगी अपने नाम के अनुरूप अडिग स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण इस अटल सभागार के सम्मुख होना इस विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ गत वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री
माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं पर आधारित एक कला शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें से चयनित श्रेष्ठ कलाकृतियों को अटल वीथिका में कला प्रेमियों के अवलोकनार्थ हेतु प्रदर्शित किया गया था। ये समस्त कलाकृतियां इस विश्वविद्यालय के पूर्व एवं वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों द्वारा बनाई गई हैं। मैं मंचासीन माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल महोदया तथा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ महोदय तथा सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे इस पावन मास, जो कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मास है, पर उनकी कांसे में ढली ओजस्वी भाव भंगिमा के साथ बनाई गई आदमकद मूर्ति का अनावरण करने की कृपा करें। साथ ही साथ उनकी कविताओं पर आधारित चित्रों से सुसज्जित वीथिका का भी उद्घाटन करने की कृपा करें। साथ ही साथ उनकी कविताओं पर आधारित चित्रों से सुसज्जित वीथिका का भी उद्घाटन करने की कृपा करें। आज का दिन विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित भवनों, दिव्यांगजन हेतु परिसर में पूर्णतया बाधा रहित स्टेडियम का निर्माण, कॉलेज फॉर डेफ, कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र, समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश तथा श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि इन भवनों का लोकार्पण करने की कृपा करें। धन्यवाद श्रीमन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय कुलाध्यक्ष महोदया से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने हेतु अनुरोध करें। मैं माननीय कुलाध्यक्ष महोदया से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने हेतु अनुरोध करता हूँ। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। मैं कुलपति महोदय से स्वागत भाषण एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करती हूँ। आज के 7वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश की माननीय श्री राज्यपाल एवं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सेवानिवृत्त आचार्य, हिंदी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा पूर्व अध्यक्ष साहित्य अकादमी उत्तर प्रदेश नई दिल्ली उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं विश्वविद्यालय के सामान्य परिषद के अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, श्री हेमंत राव अपर मुख्य सचिव, माननीय सांसद श्री सतीश मिश्र जी, जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार जैन जी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अन्य अधिकारीगण, श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश परिमंडल, सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष,
महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षकगण, अधिकारी एवं कर्मचारी, आमंत्रित गणमान्य अतिथि, विद्यार्थी एवं उनके गौरवान्वित माता पिता और अभिभावक, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जन, आप सभी का मैं इस विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस अवसर पर जब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राजकीय पुनर्वास विश्वविद्यालय अपना 7वें दीक्षांत समारोह मना रहा है, मुझे आपके समक्ष विश्वविद्यालय की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस गरिमामयी एवं महत्वपूर्ण शैक्षिक समारोह में आप सबकी उपस्थिति से विश्वविद्यालय परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विश्वविद्यालय अपने स्थापना के 11वें वर्ष भी पूरे कर रहा है। इस अवसर पर मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि इस पड़ाव की स्मृति में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया जा रहा है। दिव्यांगजन की शिक्षा एवं पुनर्वास की दिशा में निरंतर प्रगति करते हुए विगत वर्षों में विश्वविद्यालय में समेकित विद्यालय, डेफ कॉलेज, कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र, डाकघर तथा बाधा रहित स्टेडियम की स्थापना की गई है, जिसका लोकार्पण आज माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन विकास एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ की गई थी, जिसका लक्ष्य है ज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना, राष्ट्र की प्रगति और मानवता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिव्यांगजन को तैयार करने के लिए एवं परिवर्तनकारी शिक्षा के वातावरण को बढ़ावा देना, जिससे एक समावेशी वातावरण में दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सके। मुझे यह अवगत कराते हुए अति प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि स्थापना काल से अपने उद्देश्यों के प्रति सजग यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान में विभिन्न संकायों के अंतर्गत 29 विभाग क्रियाशील है। विश्वविद्यालय में वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कुल 5,514 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिसमें 761 विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन हैं। इसके अतिरिक्त अपने संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के सुदूर क्षेत्र के दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा एवं पुनर्वास की दिशा में यह विश्वविद्यालय निरंतर अग्रसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मानकों के अनुरूप अपने स्थापना काल से यह विश्वविद्यालय समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने की दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने में निरंतर प्रयत्नशील है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार के सहयोग से दिव्यांगजन विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास एवं भोजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम लक्षित होने लगा है। उच्च शिक्षा में श्रवणबाधित विद्यार्थियों को अवसर दिलाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय द्वारा इंटरमीडिएट स्तर का प्री डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स फॉर डेफ स्टूडेंट का संचालन भी किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की निरंतर बढ़ती संख्या एवं उनके द्वारा छात्रावासी सुविधा के लिए मांग के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में संचालित महिला एवं पुरुष छात्रावास के अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन संचालित निषादगंज स्थित बालक छात्रावास को इस वर्ष विश्वविद्यालय के उपयोगार्थ लेने का निर्णय लिया है, जिससे विश्वविद्यालय में पंजीकृत अधिकतम विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस बार का दीक्षांत ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से जूझ रही है, जिससे भारतीय उच्च शिक्षा भी प्रभावित हुई है। इस चुनौती को नए अवसर के रूप में लेते हुए विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षण पद्धति की व्यवस्था को सघन रूप से अंगीकार किया है एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक वृंद ने गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के महती दायित्व का सफलता के साथ निर्वहन किया है। इतना ही नहीं बल्कि नवीन सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया भी यथासंभव ऑनलाइन माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है, जो कि भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों ने इस महामारी के दौर में शैक्षणिक वातावरण की उत्कृष्टता बनाए रखने हेतु संकट को अवसर में बदलते हुए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार, कार्यशालाओं एवं व्याख्यानशालाओं का आयोजन किया एवं शिक्षक वृंद के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग तथा शोध पत्रिकाओं में अपने शोध पत्रों का प्रकाशन भी किया गया।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया को प्रारंभ कर 46 शिक्षकों को उनके विभिन्न वांछित ग्रेड में पदोन्नति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने हेतु शीघ्र ही विज्ञापन निर्गत किया जा रहा है। नियुक्त प्रक्रिया जून 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन भी किया जा रहा है। इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन किया गया, जिसमें पिछले वर्ष पहली बार स्वयंसेवकों का पंजीकरण हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा कोविड-19 महामारी के काल में योग दिवस, वृक्षारोपण, दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए बालिका सुरक्षा जागरण एवं मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी। विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान होता है जहां से शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम हो सके। इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे विशेष क्षमताओं से युक्त दिव्यांगजन लाभान्वित हो सके। विश्वविद्यालय में स्थापित कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र में दिव्यांगजन को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाने का कार्य अनवरत किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। वहां पर वो उनके साथ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा भी हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। जनार्दन जी, लगातार किसानों की अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। विपक्षी पार्टी भी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। लेकिन अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो कल वो मेरठ में थे, वहां पर कई योजनाओं के उन्होंने शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। आज लखनऊ में विश्वविद्यालय के एक दीक्षांत समारोह में शामिल हुए हैं। क्या कुछ आज वो किसानों के मुद्दे पर बोल सकते हैं? का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने एक अटल जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और उनकी कविताओं के ऊपर एक आर्ट गैलरी का भी उन्होंने अनावरण किया। इसके साथ ही वो 125 करोड़ की योजनाओं का लाभ जो है, जो दिव्यांगजनों के लिए उन्होंने उसका भी वहां पे लाभ देने का काम किया है। और साथ में उन्होंने एक कृत्रिम अंग पुनर्वास केंद्र का भी एक अतिरिक्त लाभ वहां पे देंगे। इस तरह काफी योजनाओं का वहां पर उन्होंने एक अनावरण किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों से जुड़ी हुई बातों को कल स्पष्ट किया था कि सरकार भी चाहती है कि इस तरह का संघर्ष खत्म हो। सरकार भी किसानों की हितैषी है, लेकिन फिर भी ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। जनार्दन, किसान का मुद्दा काफी गंभीर होता जा रहा है। 17 दिन बीत चुके हैं, सरकार के बीच में बातचीत भी हुई, 6 दौर की बातचीत हुई, कोई अभी तक हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो किसान संगठन के लोग हैं वो लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के ऊपर नए पैंतरे आजमा रहे हैं, अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करें। आज भूख हड़ताल भी की जा रही है उनकी तरफ से पूरे देश भर में, लेकिन सरकार का रुख साफ है, वो बिल वापस नहीं लेंगे। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि ज्यादातर किसान जो पंजाब हरियाणा से हैं वो ही विरोध प्रदर्शन ज्यादा करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में हालांकि कुछ छुटपुट जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन जिस तरह से हरियाणा और पंजाब के किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उस तरह का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला है। देखिए, भाजपा सरकार का एक सीधा आरोप है कि विपक्ष इस मामले को तूल दे रहा है, जबकि सरकार ने ये किसानों के समर्थन में, किसानों के भलाई के लिए किया है। किसानों को समझाने का जो प्रयास हुए हैं अभी तक वो अभी सफल नहीं रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी अब जगह जगह पर इस तरह के धरना प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आज के दिन में कई जगह पर अनशन की भी आयोजन किया गया है, जहां पर कई नेता भी पहुंचने की उम्मीद रखते हैं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस चीज में बातचीत के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये स्पष्ट किया कि संघर्ष से ही इस मामले का हल निकलेगा। इस संघर्ष के बातचीत से ही इस मामले का हल निकलेगा। इस मामले में संघर्ष बढ़ाने से इसका कोई सार्थक वो हल नहीं निकल पाएगा। जनार्दन जी, कई जगहों पर देखा जा रहा है कि जो किसान संगठन के लोग हैं वो इसका विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि कुछ किसान संगठन के ऐसे नेता हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। और इसको लेकर जिस तरह से विपक्षी पार्टी लगातार सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, उसको देखते हुए जो सरकार के तमाम मंत्री हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो भी उन विपक्षी पार्टियों पर लगातार निशाना साधते हुए बयान दे रहे हैं कि किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के विपक्षी पार्टियां बंदूक चलाने की कोशिश करें, उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है।
देखिए धीरेन जी, लोकतंत्र में विपक्ष का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन अगर हर चीज का विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं गतिरोध पैदा होता है और विकास को एक डिरेल करने की कोशिश की जाती है। यही आरोप भाजपा सरकार का इस समय विपक्ष पर है कि वो किसानों के कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस तरह के आंदोलन में अपनी रोटी सेकने के, राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं और किसानों को बरगला कर एक देश भर में एक अराजकता को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि इनको समझाया जा सके और चीजों को एक बार फिर से सुचारू रूप से लाया जा सके। जो सबसे बड़े किसानों के मुद्दे हैं एमएसपी पर और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर, उस पर भी बात की गई है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि इसको लिखित रूप से बिल में शामिल किया जाएगा, जिससे इस तरह का कोई भी गतिरोध आगे नहीं उत्पन्न होगा। जनार्दन जी, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों से, अभी तक कोई हल नहीं निकला है। इतनी बातचीत होने के बाद भी तो आगे जो बीजेपी की सरकार है वो किस तरह से अब किसानों को समझाएगी, क्योंकि बातचीत से कोई हल निकलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरह की रणनीति आगे बीजेपी सरकार अपनाएगी? धीरेन जी, देखिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि अगर ये चीजें गई तो ज्यादा भयानक हो सकती हैं। क्योंकि अभी ये जो बातचीत का दौर है उसमें इन लोगों पहले ये था कि हम लोग बिल्कुल बिल वापसी के लिए ही बात करेंगे। अभी किसानों नेताओं का रुख भी थोड़ा नरम पड़ा है और वो कह रहे हैं कि कुछ चीजों को 21 सूत्री मांगों को उन्होंने रखा। सरकार ने भी कहा कि हम आपकी अधिकतर मांगों को मान सकते हैं, लेकिन बिल वापस लेने की बात जो है वो सरकार के लिए भी संभव नहीं है। तो इस तरह अभी बातचीत से ही निकल पाएगा। अब केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की भी इसमें प्रयास यही है कि कैसे समझा बुझाकर उन किसानों को समझाया जाए कि वो उनके हितों की बात की जा रही है और जहां पर जो दिक्कत हो रही है उसको समाप्त किया जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका जनार्दन जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे बीजेपी लगातार किसानों को समझाने का भी प्रयास कर रही है। 6 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन हल अभी तक कोई नहीं निकल पाया। लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों को समझाया जाए और इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार अब पूरे देश भर में चौपाल लगाएगी। वहां पर किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा और कृषि बिल के फायदे भी गिनाए जाएंगे, क्योंकि लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी के नेता वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा बीजेपी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन एक चुनौती ये भी है कि बीजेपी सरकार अब किसानों को किस तरह से समझाने का प्रयास करेगी। फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार।